हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस हाँ भैया, क्या हाल चाल है तुम्हारे? ठीक सब बढ़िया चल रहा है? सर। चलो। अरे पति, हाँ, पिछली बार क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? स्टैंडिंग वेव पढ़ी थी, है ना भाई? यस सर। स्टैंडिंग वेव कैसी दिखती है, कैसे बनती है, क्यों हाँ, बनती उसका है? फिगर में बनाया था। उसका फोटो बना के दिखाया था आपको, याद है? हाँ, मेरी क्वेश्चन अंदर सा फोटो बनाया था कि नोड क्या होता है, आंटी नोड क्या होता है। एक पार्टिकल बेचारा हिल ही नहीं पा रहा होता है, जीरो वाला। एक क्या होता है, 2a से हिल रहा होता है, बाकी सब 0 और 2a के बीच में हिल रहा होता है। याद है इतना? यस सर। फिक्स पॉइंट्स होते हैं रस्सी पर, जिन्हें हम नोड्स कह देते हैं। मैक्सिमम ऑसिलेटिंग पॉइंट्स को एंटी नोड्स कह देते हैं। दो नोड्स के बीच की दूरी λ/2 होती है। एंटी नोड्स के बीच की दूरी भी λ/2 होती है, और नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4 होती है। इतनी बात याद है? यस सर। ठीक है। आपको याद होगा स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए हमने क्या कहा था? हमने ऐसा कहा था साहब कि स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए दो वेव चाहिए मुझे, ट्रैवलिंग वेव, जिनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, और इन जनरल सोर्स जो फेज डिफरेंस क्रिएट करे वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। पर इस बात को अब आप याद रखिए, अब हम एक स्टेप ऊपर बढ़ने जा रहे हैं। हमने जीरो फेज डिफरेंस लेके पिछली बार इक्वेशन बनाई थी, यस। पर ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने बताया भी था इन जनरल जीरो होता है। फेज डिफरेंस अगर जीरो नहीं भी होगा और कांस्टेंट होगा, कैसा होगा? मान लो कोई भी कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, लेट्स से π/2 का है या पाई का है, ये कोई और फेज डिफरेंस है, वो भी चलेगा। बस फेज डिफरेंस टाइम वेराइंग नहीं है। नहीं होनी। तो आज अपन लोग कुछ ऐसे ही बात करेंगे, एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन वुड बी दैट स्टैंडिंग वेव्स standing waves on a rusty fixed at both ends. Standing wave fixed on a rusty fixed at, मतलब कुल मिला के कहानी ऐसी है कि मेरे पास एक रस्सी है एल लेंथ की, और इसको मैंने उठाकर दोनों एंड में क्या कर दिया है, और मैं ऐसा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर वो क्या कंडीशन होंगी जिस पर इस पे क्या बन जाएंगी,
स्टैंडिंग। बोलिए बात समझ में आती है, राइट? यस सर। Yes, sir. वेरी वेरी केयरफुली। इसका मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत सिंपल होता है और जो इसके फाइनल रिजल्ट्स हैं वो आपको याद रखने होते हैं, बट थोड़ा सा फील लेते हैं कि आखिर इस पर स्टैंडिंग वेव बनती कैसे होगी। तो स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? दो ट्रैवलिंग वेव चाहिए जिनकी डायरेक्शन क्या हो। तो मान लो इस रस्सी को मैंने कहीं पर ऐसे करके प्लग कर दिया। प्लग करने का मतलब अपने हाथ से ऐसे करके हिला दिया। तो आई एम द सोर्स हु इज क्रिएटिंग अ ट्रैवलिंग वेव। मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ आप समझो। जब मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके क्रिएट करूंगा तो डिस्टरबेंस ट्रैवल करेगा इस पर। एक डिस्टरबेंस मान लो इधर गया, एक डिस्टरबेंस इधर गया। बोलो पक्की बात है? Yes, sir. यस और नो? नाउ टेल मी, क्या मैंने वो जो दो वेव इधर गई थी और इधर गई थी उनमें कोई फेज डिफरेंस मैंने क्रिएट किया है? कोई फेज डिफरेंस मैंने क्रिएट सोर्स के द्वारा क्रिएट किया। फेज डिफरेंस कितना है? बट आई हैड एक्सप्लेन यू कि जरूरी नहीं है जीरो ही हो सकता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कोई फेज डिफरेंस आ जाए, और अगर वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ये बात समझ में आती है आपको? Yes, sir. नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। आपने यहाँ पर इसको ऐसे करके हिलाया, मतलब किसी फ्रीक्वेंसी से हिलाया, तो उस फ्रीक्वेंसी की एक ट्रैवलिंग वेव इधर गई और एक ट्रैवलिंग वेव इधर गई। अब होगा क्या? इसको देखो सिर्फ इस वाले, जो इधर गई वो यहाँ से टकराई, टकरा के वापस लौटी, उसमें पाई का फेस चेंज आ गया ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड एंड। बोलो बात समझ में आती है? तो अब क्या तुम ये मानते हो कि अगर मैं इसको ऐसे हिलाता रहूं पकड़ के, तो इस पर बहुत सारी ट्रैवलिंग में वो होंगी जो राइट में जा रही होंगी, और बहुत सारी ट्रैवलिंग में वैसी होंगी जो किधर जा रही होंगी? लेफ्ट में। हम ऐसा मान सकते हैं कि जितनी भी ट्रैवलिंग वेव सारी राइट में जा रही हैं उन सब ने मिलके एक वेव बना दी है मूविंग टुवर्ड्स राइट, एंड जितनी भी लेफ्ट में चल रही हैं उन सब ने मिलके एक वेव बना दी होगी विच इज मूविंग टुवर्ड्स, what do you say, they will be in same phase or they'll be having a phase difference of pi? Phase difference of Phase difference of pi, क्योंकि जो लेफ्ट वाली क्रिएट होंगी वो यहाँ से रिफ्लेक्शन से क्रिएट होंगी। so far so good। तो अगर मेरे पास इस रस्सी पर कुल मिला के एक रिजल्टेंट वेव राइट में आ गई है, एक रिजल्टेंट वेव लेफ्ट में आ गई है, अगर मैं उन दोनों का क्या करा दूं? सुपर इम्पोजिशन, इंटरफेरेंस करा दूं, तो उससे स्टैंडिंग वेव बन सकती है। बोलिए बात समझ में आती है कि नहीं आती? yes तो स्टैंडिंग वेव कैसे बनती होगी? बोलिए बात समझ में आती है? यानी कि कुल मिलाकर इस रस्सी पर एक वेव ऐसी होती होगी जो किधर जा रही होगी? बोलो लेफ्ट में जा रही है, पक्की बात है। और एक वेव किधर होगी? जो राइट में आ रही है। ये सेम फेज में होंगे नहीं सर, या इनके बीच में क्या होगा? pi का फेज डिफरेंस। मान लो इस वाली वेव की इक्वेशन लिखता हूँ, इस वाली वेव की इक्वेशन लिखता हूँ y1। लेटमन से मैंने वो लिखा y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस kx, पक्की बात है। तो बताओ इस वेव की इक्वेशन क्या होगी? a sin a साइन, बोलो बोलो, omega t minus Minus. kx प्लस पाई भी जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? yes sir पाई क्यों जोड़ना पड़ेगा बेटा? difference of pi है पाई का फेज चेंज आया है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? yes sir ठीक है, देखो भैया चैट में फालतू की बातें नहीं करनी है, इधर देखो। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, और इस माइनस को उठा के अगर अंदर पटक दूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। बोलो यस और नो? जे हो गई सेकंड वेव, और जे कौन सी वेव है बेटा? जल्दी बताओ। फर्स्ट वेव। एनी प्रॉब्लम? इन दोनों वेव्स के बीच में क्या कोई फेज डिफरेंस है? पाई का फेज डिफरेंस है। वो फेज डिफरेंस मैंने क्रिएट किया था क्या? वो किसने क्रिएट किया? रिफ्लेक्शन से आया भैया, एक्सटर्नल फैक्टर से। बट वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। अब अगर मैं इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन कराऊं तो क्या उससे स्टैंडिंग वेव बननी चाहिए? क्या कहता है सुपर इम्पोजिशन? y बराबर y1 प्लस y2 करिए। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो a कॉमन आ जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी लगा देंगे। साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है? 2 साइन a प्लस b बाई 2। जब तू इसको और इसको जोड़ेगा ओमेगा टी कट जाएगा, के एक्स जुड़ के हो जाएगा 2kx।
उस 2kx को बाई 2 करोगे तो kx आ जाएगा। नहीं, यही बात समझ। और साथ में क्या आएगा? ओमेगा टी। इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव। इज दैट क्लियर और नॉट? और पिछले लेक्चर से आपको याद होगा इसमें ये वाला पार्ट क्या डिनोट कर रहा है इसका? 2a sin kx cos omega t is the resultant standing wave जो इस पर बनेगी। बोलिए, इसकी बात समझ में आई कि नहीं? पक्की बात? अरे पक्की बात है कि नहीं? यस सर। हमने जो रस्सी ली, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। पहले इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, फिर इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। पहले फिजिकल इंटरप्रिटेशन से बात। और ये जो स्लाइड है आपके सामने जो आ रही है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर इसमें कहीं पर भी कोई डाउट आए तो प्लीज मुझे वहीं रोक के तुरंत क्या कर लेना, पूछ लेना। मैंने ऐसा बोला कि भैया यहाँ पर अगर मैं रस्सी लूंगा तो इस रस्सी पर स्टैंडिंग वेव बनाऊंगा। उस स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या होगी? उस स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या होगी? 2a sin kx cos omega। क्या इसका मान पाते हो? लेकिन अब एक बड़ी कंडीशन कि ये स्टैंडिंग वेव बनेगी तो सही, पर हमेशा हमेशा नहीं बनेगी। ये स्टैंडिंग वेव बनेगी अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन। अब वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, पहले उसका फिजिकली फील लीजिए यहाँ पे, फिर उसी चीज को हम आपको मैथ से भी दिखा देंगे कि मैथ भी वही करेंगे। वो कंडीशंस क्या है बेटा? इस रस्सी पर अगर स्टैंडिंग वेव बन रही है तो ये बात पक्की है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को तो नोड ही बनना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेटा फिक्स है, ये तो हिल ही नहीं सकता। यानी कि अगर यहाँ स्टैंडिंग वेव बनेगी तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट शुड बी नोड। नोड ऑलवेज। जल्दी बोलो यस और नो। Yes. पिछले लेक्चर में आपको मैंने दिखाया था स्टैंडिंग वेव दिखती कैसे है। स्टैंडिंग वेव ऐसे दिखती है, ऐसे ऑसिलेट करती है और फिर ऐसे ऑसिलेट करती है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। हमने क्या नाम दिया था? बोलो। नोड। ना थोड़ा सा दिमाग लगा। अरे यूज योर ब्रेन एंड टेल। मुझे इतना पता है कि इसको भी नोड होना पड़ेगा, इसको और इसको भी क्या होना पड़ेगा? नोड। तो नोड के बीच की दूरी क्या होती L। है? क्या पॉसिबिलिटी? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये नोड बन रहा हो और ये जस्ट अगला नोड हो। ये नोड बन रहा हो, ये क्या हो? अगला नोड। अगर ये नोड है और ये जस्ट अगला नोड है, इसका मतलब लेंथ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2। यानी कि रस्सी की जो लेंथ है दिस शुड बी इज इक्वल टू क्या? लैम्डा बाई 2। क्या तुम ये मानते हो कि अगर ये लैम्डा बाई 2 है, इसका मतलब इस पर जो स्टैंडिंग वेव बनेगी वो ऐसी दिखेगी? ये दो कंसेक्यूटिव Yes, sir. नोड होंगे, इनके बीच में एक एंटी नोड होगा और ऐसे करके ऑसिलेशन हो रहा था। बोलो हाँ कि हाँ? यस सर। यस। लेकिन यही एक पॉसिबिलिटी थोड़ी है। अगली पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अगली पॉसिबिलिटी सोचते। पहली पॉसिबिलिटी कहती है एल किसके बराबर हो? नाउ लिसन। लैम्डा बाई 2। अगली पॉसिबिलिटी ये एक नोड हो, ये एक नोड हो और इनके बीचों बीच एक क्या हो और नोड। तो अगर इनके बीच में एक नोड और है तो क्या तुमको समझ में आता है जो स्टैंडिंग वेव बनेगा वो ऐसा दिखेगा? यस सर। नहीं आया समझ में सर? आया समझ में आया। What is this दूरी? लैम्डा बाई 2। What is this दूरी? लैम्डा लैम्डा बाई 2। Should be is equal to 2 times 2 of टाइम्स लैम्डा बाई 2। या तो ये पॉसिबिलिटी बनती है साहब। बोलिए हाँ। यस सर। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है? दो नोड्स बीच में। भाई बीच में कितने नोड हो? दो नोड हो तो फिर 3 लैम्डा बाई 2 और वैसे तो जाते। नोड ही रखना है। बोलो हाँ या ना? तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ एक नोड हो, यहाँ एक नोड हो, यानी कि जो वेव बने वो कुछ इस तरीके से ऑसिलेट्स करती हुई दिख रही है। नहीं आई बात समझ में? आई। अब जो लेंथ है, एक केस था 2 ऑफ लैम्डा बाई 2, दूसरा केस क्या था? क्या यहाँ से मैं कुछ जनरलाइज कर सकता हूँ? यस सर। एन लैम्डा बाई 2। ये जो लेंथ है ये लैम्डा बाई 2 को क्या होनी चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि L शुड बी इज इक्वल टू n लैम्डा बाई, अगर रस्सी की लेंथ लैम्डा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा सिर्फ तभी उस पर क्या बनेगी? क्या ये बात समझ में आती है?
या नहीं Yes, आती sir. समझ? आती है। आइए इसी चीज को मैं आपको गणित से दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग मैथ के बच्चे हैं तो मैथ आपको ज्यादा अपील करती है। इधर देखिए, ये आपकी रस्सी है, अगर इस पर स्टैंडिंग वेव बन रही है तो मेरी बाउंड्री कंडीशन ये कहती है कि x बराबर 0 वाला पॉइंट और x बराबर l वाला पॉइंट, ये दोनों नोट होने चाहिए। हाँ यानी कि इस पर भी एम्पलीट्यूड 0 आना चाहिए और इस पर भी एम्पलीट्यूड कितना आना चाहिए? 0। 0. इक्वेशन में यही एम्पलीट्यूड होता है कि नहीं होता है? Yes, चलो sir. सामने देखो, अगर मैं इसमें x की जगह 0 डालूं, क्या 0 आ रहा है? Yes, sir. यानी कि x 0 डालने पर a प्राइम कितना आ रहा है? 0. ये नोड है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, पक्की बात है। Yes, लेकिन sir. बेटा x की जगह l डालने पर भी a प्राइम कितना आना चाहिए? 0. x की जगह l डाल दूं तो a प्राइम की वैल्यू बनती है 2a sin kl। ये किसके बराबर होना चाहिए? 0. तो इसके लिए sin kl को किसके बराबर होना पड़ेगा? 0. sin kl को 0 होना पड़ेगा तो kl को 0. n पाई होना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? तो l को कितना होना पड़ेगा? l को होना पड़ेगा n पाई अपॉन k, K. और k बचपन में पढ़ाया था 2 पाई बाय लैम्डा होता है। Yes, देखो sir. पाई पाई कट गया, यहाँ से भी वही कंडीशन आ गई, l शुड बी इज इक्वल टू। And lambda by 2. कुछ घुसा भेजे में कि नहीं घुसा? Yes, sir. सर अगर फिजिक्स वाला घुसा रहेगा तो चलेगा ना? क्या कह रहा बे? जल्दी बता। मैथ्स वाला नहीं समझा, फिजिक्स वाला मेरे को समझ गया एक्सप्लेनेशन। अच्छा फिजिक्स, तो ये क्यों नहीं समझा भाई? इसमें क्या है? अरे बेटा l को x की जगह अगर मैं l डालूं तो एम्पलीट्यूड 0 आना चाहिए, तभी तो नोड बनेगा। बोला हाँ या ना? रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो ना? हाँ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, यही है ना रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, ए प्राइम। हाँ अगर मैं x की जगह l डाल दूं तो दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 कब हो पाएगी? जब sin kl 0 होगा। sin kl 0 होने के लिए kl को n पाई होना पड़ेगा, उसके लिए l को n लैम्डा बाय 2 होना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ? हाँ सर समझा अभी। सिंपल सी बात है। बोलो भाई, कोई दिक्कत? सर नोड यहाँ पे क्यों बनेगा सर? अरे बेटा ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट यहाँ बंधा हुआ है तो ये तो मूव कर ही नहीं सकता, तो इस पे तो नोड ही बनना पड़ेगा ना यार। यस क्योंकि सर। बेटा नोड के अलावा कोई भी पॉइंट अगर होता है तो उसके पास तो कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होता है ना भाई। अगर इसके Yes, पास sir. कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड है तो इसको तो हिलना पड़ेगा, इसको तो हिलना ही अलाउड नहीं है, समझे? यस सर। बहुत अच्छी बात है साहब। तो इसका मतलब अगर रस्सी दो एंड पर बंधी हुई है तो पहली कंडीशन ये है कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? सिर्फ तभी स्टैंडिंग वेव बनेगी, वरना स्टैंडिंग वेव बनेगी ही नहीं। और अगर बनेगी तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? 2a sin kx cos ओमेगा। बोलिए क्या इसकी बात समझ में आती है? Yes, sir. दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन कि आप साथ साथ साइड नोट करना चाहते हैं या आराम से पढ़ लें और एंड में आपको क्यूआर दे दिया जाए। व्हाट वुड यू सजेस्ट? साथ साथ में साथ साथ में नोट। साथ साथ में लिखोगे? यस सर। हाँ सर। Yes. प्रूव क्या करता है मतलब ये सब? लिखो तो। अभी चल रहा वैसे मेरे हिसाब से अगर तुम क्यूआर ले लो तो ज्यादा बेटर है। तो क्यूआर सामने अरे क्यूआर वीक में तुमको एक लेक्चर मिलता है, उस एक लेक्चर में भी तुम क्या करते रहते हो? आधा टाइम लिखने में निकाल देते हो। हाँ सर ठीक है, क्यूआर कोड ही भेज दो, बाद में लिख लेंगे। पक्की बात? हाँ सर। नहीं सर, सर एक बार चेक कर लो पहले चल रहा है कि नहीं। हाँ अभी लास्ट लेक्चर में चल रहा था, बिल्कुल चल रहा। देख लो यार, बाद में ऐसे छाती पीट पीट के रोने मत लग जाना कि हमको लिखने नहीं दिया। सर प्लीज साथ में लिखने दो ना हम लोग को। लिखो लिखो So like give us less time to copy what? हाँ लिखो 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 लिखो, बिल्कुल लिखो, आराम से लिखो। सर क्यूआर चल रहा है तो क्यूआर कोड ही दे देना क्लास के बाद, अभी पढ़ा लो। भाई तुम्हारी क्लास की आधी जनता तैयार नहीं है, मैं क्या करूं? ये बाद में रोने लग जाएंगे बैठ के, फिर क्या करेंगे हम? सर नेक्स्ट स्लाइड। सर एक डाउट था कि अगर हम लोग प्लग करेंगे तो वो जो दो वेव फॉर्म होगी डिफरेंट डायरेक्शन में, उनका फेज डिफरेंस सेम रहेगा? हाँ पाई रहेगा ना, दोनों का सेम रहेगा कि डिफरेंस रहेगा? डिफरेंस नहीं रहेगा कि रहेगा? पाई का कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा।
पर वो तो हम लोग ने सेम ही सोर्स से जा रहे हैं ना वेव। हाँ बेटा, बट वो रिफ्लेक्शन से पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना। नहीं, रिफ्लेक्शन के पहले जब दोनों ऑपोजिट हाँ, डायरेक्शन में जाएंगे। चलिए सेम रहेगा। मतलब मान लो तुमने यहाँ प्लग किया तो जो वेव इधर और इधर जा रही होगी वो सेम फेज में होगी ना। हाँ, तो फिर जब रिफ्लेक्ट होंगे दोनों में डिफरेंस आएगा पाई का, तो फिर बाद में तो सेम हो जाएगा। ऐसा हम ये मानते हैं ना, एक वेव इधर से आई एक इधर से आई, तो नेट वेव जो फाइनली इधर और इधर क्रिएट होगी उसमें से एक के नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एक से ज्यादा होंगे ना। एक के रिफ्लेक्शन ज्यादा होंगे ना, सोच के देखो। तुम सीधा सीधा ऐसा मानो कि तुमने यहाँ प्लग किया और एक वेव ऐसे क्रिएट करी, यहाँ से टकरा के वेव पलट के आ गई, उन दोनों का इंटरफेरेंस करा रहा, तो पाई का फेज चेंज आ जाएगा कि नहीं। हाँ, तब आ जाएगा। पर अगर मैं बीच में किया तो बीच में आप प्लग किया जहाँ प्लग करोगे तब भी अल्टीमेटली जब आप इन दोनों डायरेक्शन की बात करोगे, इन दोनों डायरेक्शन की जो वेव्स की बात करोगे, उसमें आइदर पाई का फेज चेंज होगा आइदर जीरो का होगा। मानते हो कि नहीं मानते। हाँ, तो जीरो वाले केस में अगर तुम जीरो वाला केस लेके चलोगे तो जो स्टैंडिंग वेव बनेगी जो हमने लास्ट क्लास में ली थी, वो यहाँ पर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अभी मैं दिखाऊंगा आगे कि वो इक्वेशन हमने क्यों नहीं ली है, पाई वाली ही सेटिस्फाई करेगी। ओके। नेक्स्ट स्लाइड। ये मत लिखिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फील कराने के लिए उधर लिख लीजिए। मैथमेटिकल प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एल बराबर n/2 IRKC। डोंट। Yes, sir. हाँ, Just a second. वेट थोड़ा आपको जनरल नॉलेज के लिए आपसे बात बता देते हैं। शायद लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी। इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग। वेव ऑप्टिक्स। अरे वेव ऑप्टिक्स में नहीं, गिटार बजाया है तुम लोग। Physical हाँ है। बेटा गिटार में यही हो रहा होता है, एक रस्सी होती है गिटार में, देखिए 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, दोनों इनको बंधी होती है, और उसको तुम जब हाथ से ऐसे स्ट्रमर से प्लग करते हो तो उसपे जो फ्रीक्वेंसीज आती है वो स्टैंडिंग वेव बनती है उसपे बेसिकली। हाँ जी, उसी स्टैंडिंग वेव को स्टडी कर रहे हैं आप। नहीं, इससे नहीं सीख सकते हो, गिटार बजाने के लिए प्रैक्टिकली सीखना है, बट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। डन सर। हो गया। चलिए साहब, अब एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अच्छे से शानदार तरीके से करिए। ये मेरे पास एक रस्सा है, रस्सा समझते हो, रस्सी कितने लेंथ की, और मुझे ये पता है कि अगर ये लेंथ n λ/2 होगी तो इस पे मैं क्या बना सकता हूँ। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, इस रस्सी पर मैं सिर्फ एक स्टैंडिंग वेव बना सकता हूँ कि अलग अलग तरीके की स्टैंडिंग वेव बना सकता हूँ। अलग अलग सर। कैसे। एक स्टैंडिंग वेव वो बना सकते हैं साहब जिसमें सिर्फ एक लूप बन रहा हो, बोलो यस और नो। यस सर। और एक में जहाँ पे एक नोट बीच में। एक ऐसे बना सकते हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर। और एक जिसमें दो नोट बीच में। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। I can create different standing waves on this. Yes. Yes sir. Will they be having the same wavelength? No. No sir. No Will sir. they be having the same wavelength? No sir. क्यों भैया। वेवलेंथ सेम रहेगा। वही नहीं, वेव same नहीं रहेगा, इधर नहीं। देखो। एन जैसे चेंज होता रहता है वैसे लैम्डा चेंज। वेवलेंथ का रेशियो एक इंटीजर्स रैंक। अगर मान लो ये है, तो बताओ ये दूरी कितनी। λ/2. यानी कि जो तुम्हारा लेंथ है वो λ/2 के बराबर है, यानी कि जो तेरा लैम्डा है वो 12 के बराबर। तुम बात समझ में आती है ना। लैम्डा 12 के बराबर आया फर्स्ट केस। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले केस की बात करूं, इस वाले केस की बात करूं कि अगर मैंने ये वाली स्टैंडिंग वेव क्रिएट करी है तो ये जो लेंथ है क्या ये l/2 होगी कि नहीं होगी। और अब इस l/2 को किसके बराबर होना पड़ेगा, यानी कि इसका जो लैम्डा है वो l के बराबर है। यही बात समझ। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, अब आ रही है। जनरेटर चल रहा है ऐसा लग रहा है।
वाइब्रेटर डिस्टर्बेंस आ रहा है। डिस्टर्बेंस। अभी आ रही है आवाज? सर अभी भी आ रही है, बहुत डिस्टर्बिंग आ रही है। हाँ बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। किसी का माइक सर ऐसा लग रहा है पीछे जनरेटर चल रहा है। जनरेटर चल रहा है। अब आ रही है आवाज? हाँ सर अभी नहीं आ रहा। अभी आ रही है जल्दी से। हाँ सर अब नहीं आ रहा हाँ सर डिस्टर्ब। अभी प्रॉपर आ रहा है। चलो फिर से सुनो। अगर तूने ये वाली वेव क्रिएट करी तो ये तेरा जो ये लेंथ है ये लैम्डा बाई किसके बराबर होना चाहिए या किसके बराबर होना चाहिए? 2l के बराबर। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? Yes, sir. लेकिन अगर मैंने इस पर ये वाली वेव क्रिएट करी, ध्यान से विजुलाइज करना, ये वाली वेव सर वापस आ रहा है। वापस से डिस्टर्बेंस है। अब वापस से डिस्टर्बेंस आ रहा है। डिस्टर्बेंस आ रहा है यार। फिर क्या करें? ये जो डिस्टर्बेंस आता है ये भी वेव का ही फिनोमेना है, इसे इंटरफेरेंस। हाँ सर दो वेव्स इंटरफेयर कर रही है। इंटरफेयर कर रही है और इंटरफेरेंस हो रहा है। अभी आ रही है? सर आए जा रही है। यस सर, कान में बहुत चुभ रही है आवाज। हाँ सर। क्या भाई? सर वापस आ रही है। आ रही है। अभी आ रही है? हाँ सर अभी भी आ रहा है। सर वो माइक्रोफोन निकाल लो ना आप। सर अब नहीं आ रही। सर अब तो आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत धीरे सर अभी तो आपकी आवाज। आवाज धीरे आ रही है अभी आपकी। सर अब आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत धीरे आ रही है। नहीं सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सर वो माइक खराब हो गया शायद। अब बताओ, अब आवाज आ रही है? ना हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है। सर शायद प्रॉब्लम माइक में है। अब से कहना चाहता हूँ सर नहीं आपकी आवाज नहीं आ बहुत रही low है। आवाज। आवाज आ रही है लेकिन वेरी बहुत लो आ रही है। हाँ क्लियर नहीं। चलो 2 मिनट वेट करते। क्या सर? 2 मिनट वेट करके देखते हैं अभी आ रही है आवाज? सर नहीं सुनाई दे रहा, क्या बोल रहे हो? सर ने बोला 2 मिनट 2 वेट मिनट करके वेट कर लो। देखना। How is the situation now? Still same, man. Let me leave the meeting and I'll reconnect. अभी आवाज आ रही है? यस सर आई है। अभी ठीक आ रही है आवाज? सर आ रही है पर सर slow अभी कम है। कम आ रही है आवाज। Sir, can you please change your mic if it's possible? तो अभी आवाज आ रही है? आप बताओ। आ रही है सर काइंड ऑफ। Is it audible? पहले जितना नहीं, बहुत कम। हाँ क्लियर। पहले बेटर था पर ऑडिबल है। आप बताओ। सर सेम। कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी? हाँ सर। तो माइक को अब थोड़ा सर- ऊपर रखो।
आएगा। तो वैसी है सर। तो माइक आपका वायर में वायर इशू है माइक प्रॉब्लम है से। माइक के। वेट लेट मी गेट इट चेक। हाँ सर अब ठीक है, ठीक अभी है आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है हाँ ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि इस पर जो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स बनेंगी, क्या उन सबका वेवलेंथ सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग 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 अलग। तो वेवलेंथ अगर अलग अलग होगा तो फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या कहना? वो भी अलग। वो भी अलग अलग अलग, बिकॉज वेलोसिटी क्योंकि वेलोसिटी तो सेम रहेगी। देखो ऐसा समझो, इस पर टेंशन सेम है, म्यू सेम है, तो वेलोसिटी सेम रहेगा वेव का। वेवलेंथ अलग अलग क्रिएट होगा तो फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग क्रिएट होगी। इसका मतलब साउंड वापस एक नई काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई। नई वेव आ गई। 5 मिनट वेट करो बेटा, मैं कुछ कराता हूँ। चेक कर दिया 5 मिनट वेट करो, लेट मी गेट इट सॉर्टेड राइट। सर अब तो बिल्कुल साइलेंट हो गई है। हाँ मेरे को आवाज आ ही नहीं रहा। तब बिल्कुल नहीं आ रही मतलब।
सर एक काम कीजिए, किसी और को फोन से ज्वाइन कीजिए और उसमें बोलिए, तभी आपकी आवाज भी आ जाएगी। नो सर नो। नो सर नो सर। नहीं सर। सर आप स्क्रीन शेयर करके पढ़ा दो। सर एक काम कर, नहीं आ अपने रही। फोन आवाज से नहीं आ ज्वाइन रही करो है। और अपने फोन को एज अ माइक यूज करके पढ़ा दो। अभी आवाज आ रही है भाई?
यस सर। यस सर। फाइनली सर अभी दिख नहीं रहा कुछ। हाँ दिखेगा दिखेगा, कैमरा खोलो। अब दिख रहा है? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। फाइनली सर। चलो अब सुनो इधर ध्यान। हाँ भाई मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि इस पर जो हम स्टैंडिंग वेव क्रिएट करेंगे, अलग अलग स्टैंडिंग वेव जो बनेंगी इस पर सेम वेवलेंथ की होंगी, अलग अलग वेवलेंथ की? अलग अलग वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी भी सबकी क्या होगी? अलग अलग। तो इसका मतलब क्या है साहब कि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आएगी सोर्स से। कहां से आएगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? सोर्स। तो जरा ध्यान से सुनना। माय क्वेश्चन टू यू इज कि क्या इस पर किसी भी वेवलेंथ की स्टैंडिंग वेव बन सकती है? नो सर। ओनली। इस पर किसी भी वेवलेंथ की स्टैंडिंग वेव बन सकती है? नो सर। क्यों? क्योंकि मुझे यहां से दिख रहा है कि यहां से अगर मैं लेमडा की वैल्यू लिखूंगा तो लेमडा विल बी 2l/n। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब इसमें n की वैल्यू सेटिस्फाई कराते जाओ। लैम्डा 2l हो सकता है, l हो सकता है, 2l/3 हो सकता है, l/2 हो सकता है, लेकिन सारी वैल्यूज लैम्डा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो बेटा अगर लेमडा सारी वैल्यू नहीं ले सकता तो क्या फ्रीक्वेंसी सारी वैल्यू ले लेगी? नो सर। फ्रीक्वेंसी की भी कुछ सर्टेन क्या होंगी? वैल्यूज। मानते हो? तो अगर मैं तुमसे कहूं वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, तो बेटा तुमने बचपन में पढ़ा था जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है v/λ। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा v डिवाइडेड बाय लेमडा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2l/n। आपको यहां से दिख रहा है, इसमें मैं n की वैल्यू बदलता चला जाऊं तो मुझे फ्रीक्वेंसीज की डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलती चली जाएंगी? वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स यहां से जो फ्रीक्वेंसीज मुझे मिलेंगी सिर्फ उन्हीं फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव इस पे मैं क्या कर सकता हूं? क्रिएट कर सकता हूं। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। फ्रीक्वेंसी आती कहां से? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट किस पर है? तो एक बात समझो, पता व्हाट इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दैट यू आर गोइंग टू रिसीव? v/2l। तो समझना बेटा इस बात को, जो पहली फ्रीक्वेंसी आ रही है वो है v/2l। इसका फिजिकल मतलब क्या है इसको मैं समझाता हूं। पहली फ्रीक्वेंसी है v/2l। तुम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो मेरे कहने से कि इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? तो बेटा अगर मेरा सोर्स इसको 30 हर्ट्ज से प्लग करेगा, किससे प्लग करेगा? सिर्फ तभी इस पर स्टैंडिंग वेव बनेगी और पहली स्टैंडिंग वेव बनेगी। समझ आई बात की नहीं है? यस सर। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बेसिकली जो स्टैंडिंग वेव बनी वो किसके इंटरफेरेंस से बनी? ट्रैवलिंग वेव के इंटरफेरेंस से बनी। और ट्रैवलिंग वेव किसने क्रिएट करी? मैंने क्रिएट करी। तो फ्रीक्वेंसी तो मुझ पर डिपेंड कर रही है ना। तो अगर मैं इसको 30 हर्ट्ज से हिलाऊंगा, यानी कि 1 सेकंड में 30 बार ऐसे करके हिलाऊंगा, तभी इस पर स्टैंडिंग वेव बनेगी, नहीं तो स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी। अंडरस्टैंड कि अगर पहली फ्रीक्वेंसी 30 आ रही है तो अगर मैं इसको 45 से हिलाऊं, किससे हिलाऊं, तो इस पर स्टैंडिंग वेव नहीं बनने वाली। समझ आई? यस सर। क्यों? बेटा पहली वैल्यू है v/2l which is 30 हर्ट्ज, तो अगली वैल्यू होगी 2 into v/2l। यस सर 60 हर्ट्ज। तो 30 का अगला मल्टीपल क्या आया? 60। यानी कि अगली बार जब मैं इसे 60 से हिलाऊंगा तो अगली स्टैंडिंग वेव बनेगी। इज दैट क्लियर और नॉट? यानी कि रस्सी की हर लेंथ पे स्टैंडिंग वेव नहीं बनती है। किसी भी फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव लेंथ की कुछ सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज है विच विल बी गिवन बाय, और जो फ्रीक्वेंसी की सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज है दैट विल बी गिवन बाय nv/2l। सिर्फ इन्हीं फ्रीक्वेंसीज की स्टैंडिंग वेव बना सकते हो जब रस्सी की लेंथ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? तो बेटा ये जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिन फ्रीक्वेंसीज की आप स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं इस रस्सी पर जो दोनों एंड पर फिक्स है, इनको बोलते हैं रस्सी की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। क्या कोई डाउट यहां तक? नो सर। सर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आप एक और बार बताइए प्लीज। बेटा नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ये कह रहा है कि यहां से फ्रीक्वेंसी की मुझे कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज मिल रही हैं। आप n1 डालो, पहली वैल्यू मिल रही है v/2l, अगली मिल रही है 2v/2l, अगली मिल रही है 3v/2l। मानते हो? हाँ सर। यानी कि सिर्फ इन्हीं फ्रीक्वेंसीज की स्टैंडिंग वेव इस पर क्रिएट होगी, बाकी किसी और फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी।
और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पर। इसका मतलब अगर मैं इन गिवन फ्रीक्वेंसी से इसको प्लग करूंगा सिर्फ तभी इस पर स्टैंडिंग वेव बनने वाली है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर, Yes, समझी। sir. थैंक यू सर। इनको हमने नाम दे दिया नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बोलिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है। रस्सी कितने एंड पर बंधी हुई है? रस्सी कितने एंड पर बंधी हुई है? लैम्डा। तो अब तक आपको ये पता है कि अगर रस्सी 2 एंड पर बंधी हुई है तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए स्टैंडिंग वेव बनने के लिए, और उस पर जो अलाउड फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या है? दीज आर द अलाउड फ्रीक्वेंसीज ऑन द स्ट्रिंग। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? बहुत ध्यान से फटाफट फटाफट सुनिएगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या होती है साहब? फंडामेंटल। इसको बोलते हैं एफ नॉट। नाम ही अपने आप में बता रहा है कि फंडामेंटल का मतलब क्या है। फंडामेंटल का मतलब जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी अलाउड है, जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी जिसकी स्टैंडिंग वेव बना सकते हो उसे फंडामेंटल कहते हैं। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी के लिए एन की जगह क्या डाल देंगे यहाँ पे? 1। तो इसकी फंडामेंटल कितनी हो जाएगी? V/12। क्या कोई दिक्कत है? Yes. एनी प्रॉब्लम? No, sir. बहुत अच्छी बात है। इधर देखो बेटा, अब यहां से तुम्हारा कंफ्यूजन शुरू होगा तो इसको बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से समझ लेना। हार्मोनिक नंबर क्या लिखा हुआ है बेटा? हार्मोनिक नंबर। देखो, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी क्या ऐसे लिखी जा सकती है, एक्स एफ नॉट। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी क्या लिखी जा सकती है, मतलब एफ X नॉट F का naught. कोई भी मल्टीपल है, एंड ऑब्वियसली एक्स here बिलोंग्स टू, Integer. तो आप बोलेंगे दैट इज एक्सेथ हार्मोनिक। दैट इज एक्सेथ Harmonic. अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे मुझे बात बताइए, अगर रस्सी दोनों एंड पर बंधी है तो क्या ये फ्रीक्वेंसी अलाउड है कि नहीं अलाउड है स्टैंडिंग वेव के लिए? Yes, sir. Allowed है. यहां से देख के बोल, अलाउड है कि नहीं अलाउड है? Allowed. Yes, sir. बिल्कुल अलाउड है। बेटा क्या ये 3 टाइम्स V/12 लिखा हुआ है? Yes, sir. तो क्या ये 3 टाइम्स एफ नॉट लिखा हुआ है? Yes, sir. तो मैं बोलूंगा कि अगर रस्सी में इस फ्रीक्वेंसी की वेव बन रही है तो रस्सी किस में है? Third harmonic. थर्ड हार्मोनिक में है। कुछ दिमाग में चमका कि नहीं चमका बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आइए आगे देखते हैं। फंडामेंटल की बात हो गई, हार्मोनिक की बात हो गई। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको बोलते हैं ओवरटोन, जिसमें आप लोग थोक के भाव में गलतियां करेंगे। प्लीज अगले 10 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ओवरटोन, जब रस्सी दोनों एंड पर बंधी है, दोनों एंड पर बंधी है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? तो बताओ NV पहली by फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी? V/12. पहली एफ नॉट, Yes, sir. Yes. अगली वाली 2F 2F naught. उसकी अगली, 3F naught. उसकी अगली, 4F naught. उसकी अगली, 5F naught. एंड सो ऑन। एनी प्रॉब्लम? No, sir. Now what is the meaning of overtones? मेरे शब्द ध्यान से सुनना। ओवरटोन का मतलब होता है फंडामेंटल को हटा दो। फंडामेंटल को क्या कर दो? अब बताओ, इस फंडामेंटल के बाद क्या ये फंडामेंटल का पहला हायर मल्टीपल है? हाँ। Yes, क्या sir. ये फंडामेंटल का पहला क्या है? Higher This is the first higher multiple of f naught that we are receiving. Yes or no? Yes. तो इसको अपन क्या बोल देंगे, जल्दी बताइए। फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन। नाउ एफ नॉट के बाद ये पहला हायर मल्टीपल, ये दूसरा हायर मल्टीपल, इसको मैं क्या बोल दूंगा? Second ओवरटोन। इसको मैं क्या बोल दूंगा? Third overtone. Fourth overtone. यानी कि अगर मैं ओवरटोन की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो ओवरटोन का सिंपल सा मतलब है हायर मल्टीपल्स ऑफ एफ नॉट। हायर लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एफ नॉट को एक्सक्लूड करते हैं, इसमें से एफ नॉट को इंक्लूड नहीं करेंगे। दिस इज हायर मल्टीपल्स ऑफ एफ नॉट। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. सर एफ नॉट में मतलब वो एन नहीं है ना? रुक जा सुन लो। माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या हार्मोनिक में से 1 माइनस करने से ओवरटोन आ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. So second harmonic is सेकंड first को overtone. छोड़ के ये फर्स्ट हार्मोनिक है,
Yes, sir. ये सेकंड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है, ये फोर्थ हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक है। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. लिसन टू मी, यही क्लासिक मिस्टेक है जो आप करते हैं, ऐसा सही नहीं है। लिसन, ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज थी? ये वो फ्रीक्वेंसीज थी जिन फ्रीक्वेंसीज की स्टैंडिंग वेव अलाउड है। Yes, sir. मानते हो? मान Yes, लो ये sir. फंक्शन ऐसा नहीं होता, मान लो ये फंक्शन ऐसा, मान लो ये फंक्शन ऐसा होता, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि ये फंक्शन ये है 2n-1 v/2l। ये फंक्शन कुछ इस टाइप का है कि मतलब ये फ्रीक्वेंसीज अलाउड है, इन फ्रीक्वेंसीज की स्टैंडिंग वेव आप बना सकते हैं। मान सकते हैं ऐसा? चलिए मुझे Yes, sir. बताइए, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट यू विल गेट? v/2 v/2l 1 डालोगे तो v/2l आएगा। Yes, sir. v/2l क्या हो गया? What? क्या तुम ये मानते हो दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक? Yes, sir. दिस इज 2f0, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, यस और नो? Yes, sir. नाउ टेल मी, अगला अगला फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? v/2l v/2l व्हिच इज 3f0 3f0 के बाद अगला क्या आएगा? 5/2l 7f0. फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, मानते हैं? Yes, sir. Yes, sir. क्या यहाँ पर इवन हार्मोनिक्स आ रहे हैं? No, sir. आप देखिए, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सर हार्मोनिक में से 1 माइनस कर देंगे तो ओवरटोन आ जाएगा, विच इज रॉन्ग। जस्ट लुक हियर, ये फंडामेंटल है, इसको हटा दो। अब फंडामेंटल के बाद ये फंडामेंटल का पहला हायर मल्टीपल है कि नहीं है? Yes, sir. तो दिस इज योर फर्स्ट ओवरटोन। ये फंडामेंटल का दूसरा हायर मल्टीपल है, दिस इज योर Second overtone. दिस इज योर Third overtone. तो क्या यहाँ पर ये बात वैलिड लग रही है कि हार्मोनिक माइनस No, 1 इज sir. ओवरटोन? नहीं sir. क्या आपको ओवरटोन शब्द का मतलब समझ में आ गया? Yes, sir. मतलब समझ लो इस बात को, अगर पहली फ्रीक्वेंसी है f0, पहली कौन सी है? और F0. अगली फ्रीक्वेंसी है 1000 f0। f0 के बाद मान लो मुझे अगली फ्रीक्वेंसी सिर्फ कौन सी मिल रही है? तो 1000 f0 ही पहला ओवरटोन होगा। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. 1000 f0 हार्मोनिक कौन सा होगा? 1000 हार्मोनिक। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? Yes, sir. ठीक है। सर 2n-1 की क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है? जल्दी बता। 2n-1 की अरे मैंने अजम्पशन लिया कि अगर इस तरीके का फंक्शन होता तो, इसको अज्यूम किया है बेटा। जब रस्सी दोनों एंड पर बंधी है तब ये फंक्शन नहीं होता है, तब तो यही वाला फंक्शन होता है। तो अगर रस्सी दोनों एंड पर बंधी हुई है तो ये बात सही है कि हार्मोनिक में से 1 माइनस कर देंगे ओवरटोन आ जाएगा, पर ये जनरलाइज नहीं कर सकते आप। समझ आई बात? यस सर। चलिए, कहां तक लिख लिया था आपने? ये लिख लिया था? हाँ यहाँ तक। यस सर। जल्दी लिखो यहाँ तक फटाफट। हार्मोनिक ओवरटोन्स का मतलब समझ में आ गया? सर वापस समझाना ना एक बार। क्या वापस समझाऊं बेटा? सर हार्मोनिक बेटा हार्मोनिक्स तो यहाँ देखो सिंपल भाषा में लिखा है, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल है, x टाइम्स f0 है, जैसे यहाँ देख 3f0 लिखा है, f0 के थ्राइस है, तो इसका मतलब वो थर्ड हार्मोनिक हो गया। कितने टाइम्स है f0 के, वही हार्मोनिक बताता है। ठीक है? डन सर। सर वो अगला स्लाइड ये लो। सर एक सेकंड पीछे वाले पेज पर आओ। Yes, sir. Done. Thank you. डन सर। स्लाइड
डन सर। लिख लिया भाई इतना? यस सर। एक सेकेंड। डन? यस सर। चलो ठीक है, पिछले स्लाइड पे। पिछली स्लाइड पे वापस जाएं। ये लो बेटा, हाँ सर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। चलो, अब बेटा तुम इस लायक हो गए हो कि मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं। इस टेबल को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। जस्ट लुक है, हमारे पास L आ गया है n लैम्डा बाई 2, फ्रीक्वेंसी आ गई है NV बाई 2L। तो सबसे पहले हमने n की वैल्यू चूज करेंगे, लेंथ लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, हार्मोनिक नंबर लिखेंगे, ओवरटोन नंबर लिखेंगे, रस्सी की शेप देखेंगे, फिर देखेंगे उसके अंदर कितने नोड्स हैं, और फाइनली देखेंगे कितने क्या हैं, एंटी नोड्स। अगर एक एक चीज आपको फिल करनी खुद से आ गई, इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्या है? जब आप PYQ करोगे बेटा और वेव का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सब कुछ इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक मैं करके दिखाता हूं, मैं दो करके दिखा देता हूं, फिर आप करके दिखाओगे मुझे, ठीक है? देखो इधर n की पहली वैल्यू क्या पॉसिबल है? 1 का मतलब कितने लेंथ की रस्सी है मेरे पास? लैम्डा बाई 2। यानी कि अगर मैं लैम्डा बाई 2 की रस्सी ले लूं तो काम बन जाएगा मेरा। किस फ्रीक्वेंसी की वेव बनेगी उस पर? V बाई 2। बाई 2L, मतलब F0। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये है पहला फर्स्ट हार्मोनिक हार्मोनिक। और 0th ओवरटोन। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। रस्सी की शेप क्या होगी? तो देखो बेटा, जैसे मैं सोच रहा हूं ना, आप बिल्कुल वैसे ही सोचोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट लिसन टू मी केयरफुल। बेटा यहाँ क्या बनाना है मुझे? नोड। और यहाँ क्या बनाना है मुझे? नोड। नोड। अब मुझे बचपन में ये पता था कि इस नोड और इस नोड के बीच में, दो नोड्स के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होती है। अभी मेरी रस्सी की लेंथ कितनी है? लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 की है, और ये नोड है और ये नोड है। इसका बिल्कुल क्लियर मतलब है कि ये कंसेक्यूटिव नोड्स है। यस सर। तो इनके बीच में नोड होगा कि एंटी नोड होगा? एक एंटी नोड करके ऑसिलेट कर रही है, पहले ऐसे ऊपर जाएगी फिर ऐसे नीचे जाएगी। नहीं यही बात समझ में? इस तरीके से रस्सी विल बी ऑसिलेटिंग। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। मतलब इसके अंदर कितने लूप बन रहे होंगे? हाउ मेनी लूप्स? 1। Can you see that there are 2 nodes and there is 1 antinode? Yes sir. 2 nodes, there is 1 antinode. Clear है? Yes sir. माइक ऑफ कर लो बेटा अपना। n की अगली वैल्यू कितनी आएगी? 2। इसका मतलब अब मेरे पास कितने लेंथ की रस्सी है साहब? लैम्डा। मैं उसको लैम्डा की जगह 2 लैम्डा बाई 2 लिख दूं? Yes sir. अब मैंने इतने लेंथ की रस्सी ले ली, फिर स्टैंडिंग वेव बन जाएगा। तो कितने फ्रीक्वेंसी का स्टैंडिंग वेव बनेगा? 2F0। हार्मोनिक 2। ओवरटोन 1। आइए बात करते हैं कि शेप कैसी दिखेगी और कैसे सोचेंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए साहब, यहां पर क्या बनेगा? यहां पर क्या बनेगा? नोड। दो नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2। लेंथ कितनी है? 2 लैम्डा बाई 2। मुझे लैम्डा बाई 2 की दूरी 2 बार चलनी, तो Yes sir. बीच में एक नोड आएगा। अगर मैं लैम्डा बाई 2 आऊंगा तो एक नोड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes sir. और वहां से फिर लैम्डा बाई 2 जाऊंगा तो एक नोड और मिलेगा। इसका Yes, मतलब रस्सी would be oscillating like this. Is that clear to you or not?
Yes, sir. Yes, sir. How many loops? Two loops. Two loops. How many nodes? 3 nodes. How many 1 antinodes? and 2 antinodes. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, अब sir. बताओ, अब मैं तुमसे पूछना शुरू करता हूँ। अगर ये रस्सी चौथे ओवरटोन में, देखो मैं पूरी टेबल नहीं बना रहा हूं, तुम पूरी बनाना चाहो 1 2 3 4 यू कैन डू इट। मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूं, अगर ये रस्सी कौन से ओवरटोन में है? फोर्थ ओवरटोन में। फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। अगर वो फोर्थ ओवरटोन में है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5f0 की 3f0? 5f0। फोर्थ है। अरे अच्छा एक बात बताओ, अगर ये फोर्थ ओवरटोन है तो हार्मोनिक कौन सा है? फिफ्थ। तो फ्रीक्वेंसी कितनी? 5f0। लेंथ कितनी होगी? 5 λ/2। ये बात समझा सर? Yes, sir. अब बताओ इसकी शेप कैसे बनाएंगे? आइए सोचते हैं शेप कैसे बनाएंगे। शेप कैसे बनाएंगे साहब, एक बात बताइए। यहाँ पर नोड है, यहाँ पर क्या है? नोड। आपको λ/2 की दूरी कितनी बार चलनी है? 5 बार। पहली बार आए एक नोड मिला, फिर आए एक नोड मिला, फिर आए एक और नोड मिला, फिर आए एक और नोड मिला, और फिर पांचवा नोड तो यहाँ मिली। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. आप बनाओ इसकी शेप। टिंग 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 टिंग। नहीं आई बात समझ में? नहीं सर। तो हाउ मेनी नोड्स? 6 नोड्स। अरे कितने नोड बन रहे हैं? 6। और कितने आंटी नोड्स बन रहे हैं? 5। अब एक बात बताओ, ये जो एक डब्बा है, ये जो एक लूप है, ये एक लूप कितनी लेंथ का होता है? जल्दी बताओ। λ/2। 5 डब्बे बन जाएंगे, 5 λ/2 हो जाएगा। क्या ये बहुत टफ है समझना? नो सर। चलिए अब मैं आपसे रिवर्स क्वेश्चन करना शुरू कर दूं। देखिए आपको Yes, कैसे sir. बताया जाएगा, ध्यान सुनिएगा। आपसे कहा गया रस्सी 2 एंड पर बंधी है। कितने एंड पर? 2 एंड। और उसके अंदर सोच समझ के जवाब देना, बकवास नहीं करना। उसके अंदर 4 एंटी नोड बन रहे हैं। कितने एंटी नोड बन रहे हैं? 4 एंटी नोड। 4 एंटी नोड बन रहे हैं। बताइए उसकी लेंथ कितनी? 4 λ/2। पक्की बात है? λ/2 अच्छा, कौन से हार्मोनिक में है? 4th हार्मोनिक and 3rd overtone। 3rd ओवरटोन। कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी? 4f0। क्या ये सबको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. बड़ी एनी डाउट्स प्लीज टेल मी। तो सर हम ये अज्यूम कर सकते हैं क्या? अरे रुक जा, क्या ये टेबल की खूबसूरती आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. अब पूछिए जो पूछना है आपको, जल्दी पूछिए। सर हम ये अज्यूम कर सकते हैं जितना n है उतने एंटी नोड। देखो बेटा, अब ये जुगाड़ बनाने के बहुत तरीके हैं। हर बच्चा अलग जुगाड़ बनाता है। हर बच्चा क्या बनाता है? अलग जुगाड़। देखो इधर देखो, इधर देखो। या तो तुम ये जुगाड़ बना लो साहब, तुम ये जुगाड़ बना लो कि हार्मोनिक नंबर है उतने ही एंटी नोड्स हैं। जो हार्मोनिक नंबर है उतने ही क्या है? एंटी नोड्स हैं। लेकिन बेटा ज्यादा नोड है ना, और उससे एक ज्यादा क्या है? नोड एक ज्यादा होगा। कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है? लेकिन इसकी जगह तुम एक सिंपल सी बात सोचो ना यार, सिंपल सी बात सोचो। तुम फालतू के जुगाड़ क्यों बनाओ? जैसे मान लो मैंने अभी तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, कितने एंटी नोड है? 4 एंटी नोड है। तो मैं शेप नहीं बना सकता? अगर मैं शेप बना लूंगा तो बात खत्म हो जाएगी। देखो कितने एंटी नोड बनाने मुझे? 4। 1 2 3 4। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब बताओ कितने एंटी नोड बना दिए मैंने? 4। 4 एक डब्बा कितने का होता है? λ/2। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 4 λ/2 यानी कि 2 लैम्डा। नहीं आए बात समझ में? बोल यार, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी? 4f0। 4f0। चमका ये बात नहीं चमका? अब नोड एंटी नोड गिन लो बेटा। नोड कितने होंगे? 1 2 3 4 5। 5 नोड होंगे, 4 एंटी नोड होंगे। कर पाओगे इतना काम? नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे सर। एनी डाउट्स? λ/2 वाला No, sir. पार्ट। क्या कह रहा है बेटा, फिर से पूछो। सही λ/2 वाला पार्ट। ये λ/2 कैसे आया? नहीं सर, आपने बोला ना 4 बार करेंगे, 2 बार करेंगे। हाँ अच्छा, ये बताओ ये लेंथ कितनी है? व्हाट इज दिस लेंथ? λ/2। और ऐसी कितनी लेंथ दिख रही तुम्हें? कितने डब्बे दिख रहे हैं?
4 दिख रहा है नहीं? हाँ सर। तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी तुम बताओ? 2 लैम्डा। लैम्डा होगी, बात खत्म हो गई। समझ आई बात की नहीं आई? बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एनी प्रॉब्लम्स? सिंपल है कि नहीं सिंपल है? सिंपल है। चलिए साहब, इतनी टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि किस हार्मोनिक में कौन सा ओवरटोन होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी होंगी और कितनी लेंथ होंगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे बता दो। सर 1 सेकंड तो टेबल दिखाओ ना। हाँ बेटा, लो बेटा 2 सेकंड देखो। देख लिया? 1 सेकंड हो गया। हाँ सर होगा। क्या अपन आगे बढ़ सकते हैं? क्या अपन आगे बढ़ सकते हैं? चलिए यस सर। अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और बेटा एक काम करना, ध्यान से सुनना। क्या लिखा हुआ है बेटा? एनर्जी एनालिसिस ऑफ अ स्टैंडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर JEE एडवांस्ड। प्लीज ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। आपको याद है हमने ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी का पोस्टमार्टम किया था और हमने आपको बताया था कि ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी किधर बढ़ रही होती है? आगे। और एट एन इंस्टेंट किसी भी पार्टिकल की जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ही पोटेंशियल होती है। ये हमने प्रूव किया था। और सबकी एनर्जी बराबर होती नहीं है, ये भी प्रूव किया था। याद आ रहा है इतना? यस सर। यस सर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज कि भैया इसको नाम स्टैंडिंग वेव क्यों दिया गया? ट्रैवलिंग वेव से नाम चेंज किया है ना इसका? क्या नाम है इसका? स्टैंडिंग वेव। नाम दिया गया। व्हाई? हमसे एनर्जी एक जगह पे रिमेन रह रहा। चलो एक चीज समझो, ट्रैवलिंग वेव का नाम ट्रैवलिंग इसलिए था क्योंकि उसमें एनर्जी क्या कर रही थी? मूव हो रही थी। तो अगर इसका नाम, इसका मतलब एनर्जी क्या कर जाएगी? एक जगह पे कांस्टेंट। एक जगह पे रहेगी। एक जगह पे क्या हो जाएगी? खड़ी हो जाएगी। देख चीज समझिए, ध्यान समझिएगा। ये आपकी रस्सी थी। ये क्या थी आपकी? मान लीजिए इस पर एक स्टैंडिंग वेव बनी। इस तरीके से स्टैंडिंग वेव बनी। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? यस बोलो सर। बच्चों, आया ना? यस सर। यस सर। ध्यान से सुनना, पिछला लेक्चर याद है तुम सबको? यस सर। यस सर। तुमको मैंने सिखाया था कि पहले जो रस्सी की शेप दिखेगी वो ऐसी दिखेगी। बोलो दिखेगी कि नहीं दिखेगी? यस सर। उसके बाद एक इंस्टेंट आएगा जब सारे के सारे फ्लैट लाइन रहेगा। मीन क्रॉस कर रहा हूँ। बोलो याद आया? फिर वो मिरर इमेज है। फिर ये इसका उल्टा हो जाएगा, फिर सब फ्लैट हो जाएंगे और यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। बोलो यस और नो? यस सर। तो ये पॉइंट क्या हो गया बेटा? नो। ये पॉइंट क्या हो गया? नोड। और ये पॉइंट क्या हो गया? नोड। पहले मैं आपको एक चीज फील कराता हूं कि क्यों इसको स्टैंडिंग वेव बोला। स्टैंडिंग वेव इसलिए बोला क्योंकि किसी भी दो नोड के बीच की जो एनर्जी थी, इन दो नोड्स के बीच में ये जो रस्सी का पोर्शन है, इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? इसका मतलब इसके बीच में जो एनर्जी है वो यहीं कन्फाइन हो गई है। वो एनर्जी ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, वो यहीं खड़ी हो गई। बात समझ में आती है? सर आप स्टेटमेंट रिपीट कीजिए। स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं। इन दो नोड्स के बीच में जो रस्सी है, ये जो एनर्जी है ये यहीं रुक गई है इन दोनों नोड्स के बीच में। इसके आगे एनर्जी ट्रैवल, इसके पीछे एनर्जी ट्रैवल। याद नहीं कि अगर आप इनके बीच में रस्सी की क्या निकालेंगे? एनर्जी निकालेंगे, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो क्या आएगी? सेम आएगी। इसको मैं कैसे बोल सकता हूं, इसको थोड़ा सा फील लेते हैं। एक बात बताओ बेटा, ट्रैवलिंग वेव याद है तुम सबको? यस सर। में क्या होता था? ये एक डिस्टरबेंस होता था और ये डिस्टरबेंस आगे मूव करता था, और जब ये डिस्टरबेंस इस वाले पार्टिकल के पास आ जाता था तो वो इसे भी हिला देता था। बोलो हाँ या ना? यस सर।
हाउ कैन आई फिजिकली से कि इसके बीच की एनर्जी यहीं रुक गई है? इसको ऐसे फील करो, ये जो नोड वाला पॉइंट है, क्या इस पे तुमने जाके मैकेनिकली ऐसे गांठ बांध दी है क्या? नो क्या? तो इसका मतलब वो क्या रहा, ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या है? क्या ये तुमने इसको फिक्स किया, हिंज किया, ये फिर भी नहीं हिल पा रहा है, खुद से नहीं हिल पा रहा है? खुद से नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जो एनर्जी होती, अगर वो एनर्जी इधर ट्रैवल कर रही होती, ऐसे करके ट्रैवल कर रही होती, तो वो एनर्जी इसको मिलती तो इसको हिलाती जरूर। बोलो हाँ या ना? यस सर। वो एनर्जी ट्रैवल। और अगर तुम थोड़ा और डेप्थ में जाओ, थोड़ा और डेप्थ में जाओ, तो मैं तुमको समझाता हूँ कि रियलिटी में क्या हो रहा होता है। रियलिटी में ये हो रहा होता है कि एनर्जी यहां से आती है, यहां से आती है, और यहां होता है उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां क्या होगा उसका? कैसे टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है। ध्यान समझो, जब इधर से ये वाली वापस जा रही होती है तो उधर से आ रही होती है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि नोड वो वाले पॉइंट्स होते हैं जहाँ क्या हो रहा होता है, एनर्जी का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। or not? Yes. That means whatever energy is confined between these two nodes remains here only. बोलिए बात समझ में आई? तो अब आप इसको फील करिए, अब आप इसको फील करिए, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिलेगी। यहाँ बताओ, यहाँ एनर्जी रुकी हुई थी कि ट्रैवल कर रही थी? पिक्चर दिखा रहा हूँ, इस पिक्चर को देखने की कोशिश करना। भैया एनर्जी यहाँ से आई चलती हुई ऐसे करके टिक 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 टिक, उस एनर्जी ने इसको हिलाया, और इसको हिला के एनर्जी किधर चली गई? आगे चली। मानते हो? और जब वो एनर्जी ऐसे करके आगे चली गई, तो ये चुपचाप शांति से वापस आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि बेटा जो एनर्जी यहाँ है उसे ना मैं आगे जाने दूंगा, ना किधर जाने दूंगा, पीछे। तो पहले क्या हो रहा था ट्रैवलिंग में कि एनर्जी ने इसे एक बार हिलाया और आगे बढ़ गई और अगले वाले को हिलाया। बोलो हाँ या ना? अगर उसी एनर्जी को मैं यहाँ पे फिक्स कर दूं, तो वो एनर्जी इसी को पकड़ के बार बार हिलाती रहेगी कि नहीं हिलाती रहेगी? यस सर। वही हो रहा है एग्जैक्टली। ये रस्सी का पोर्शन, ये क्योंकि वो एनर्जी ना आगे जा रही ना पीछे जा रही है, वही एनर्जी पकड़ के इसे बार बार क्या करा रही है? ऑसिलेट करा रही है। बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। और वो फॉर्म चेंज हो रही है, किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो रही है? अगर आप ध्यान, काइनेटिक टू पोटेंशियल। काइनेटिक से पोटेंशियल में क्या कर रही है? वो एक्सचेंज कर रही है। सर ये कैसे बोल दिया आपने? ये मैंने ऐसे बोल दिया, आइए इस बात को फील करवाते हैं। क्योंकि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वाई एक्सिस। हाँ, या तो ऐसे बोल लो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, या तो मैं अगर फील करना है तो देखो मैं तुम्हें फील कराता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, इधर। एक बार रस्सी की शेप ऐसी थी साहब, थी कि नहीं थी? चलिए सोच के बताइए। सारे के सारे पार्टिकल्स अपने अपने एम्पलीट्यूड पर हैं, यस और नो? यस सर। तो सबकी वेलोसिटी कितनी है? 0. तो इसका मतलब इस रस्सी की किनेटिक एनर्जी कितनी है? 0. और क्या ये मैक्सिमम डिफॉर्म्ड है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन? Yes sir. यस सर। ओरिजिनल पोजीशन थी वो तो ये थी ना यार, बोल हाँ की ना? यस सर। यस सर। इसके अंदर जो एनर्जी थी वो थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने ट्रैवलिंग वेव में आपको कैलकुलेट ये मैक्स रहेगा। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। द मैक्सिमम है। यस Yes sir. यस सर। मिनिमम। यूज योर ब्रेन। जब ये शेप ऐसी बनेगी, थोड़ी देर के बाद ये पूरी की पूरी रस्सी ऐसे फ्लैट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस यस सर। जब ये फ्लैट है, क्या इसमें कोई इलॉन्गेशन है? नो सर। इसमें कोई इलॉन्गेशन नहीं है, ये अपनी नेचुरल लेंथ पे। इसका मतलब यहाँ इलास्टिक पोटेंशियल कितनी है? 0. बट क्या आप ये मानते हो कि सर यहाँ पर सारे के सारे पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर हैं? Yes sir. यस सर। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। यस सर। तो सबके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। यानी कि यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? Kinetic energy. काइनेटिक। तो यही चल रहा है इसके बीच में। टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। ये ऐसे रहेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब मान ले मैं एक जनरल पोजीशन ले लूं, जनरल पोजीशन ले लेता हूं। चल ये ले ले, ये वाली ले ले, ये ऐसी भी रहेगी ना कभी कभी रस्सी? बोलो हाँ कि ना? यस सर। टेल मी, इसके पास कौन कौन सी एनर्जीज होंगी? बहुत काइनेटिक रहेगा और पोटेंशियल। पोटेंशियल किनेटिक होगा और कुछ क्या होगा? पोटेंशियल होगा। Potential होगा. तो अगर मैं किनेटिक और पोटेंशियल दोनों होगा, तो दोनों का सम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। मैंने अभी आपको फिजिकली क्या बोल दिया? मैंने फिजिकली बोल दिया कि किसी भी दो नोड्स के बीच में, इसके और इसके बीच में जो एनर्जी रहती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। आप इस बात को मानेंगे कैसे? ऐसे थोड़ी मान लेंगे कि सर ने बोल दिया तो हमने मान लिया। इसको मानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, एक बात करते हैं। सिर्फ हम दो नोड देखते हैं, दो नोड के बीच की रस्सी को देखते हैं। बताओ, ये जो ग्रीन वाली पोजीशन है, इसमें इस रस्सी के पास सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी?
Kinetic. होगी Kinetic. सिर्फ काइनेटिक होगी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0. जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो दिस प्लस दिस होगी। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो जनरल पोजीशन है इस पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अगर मैं ये कैलकुलेट करके और ये कैलकुलेट करके बराबर प्रूव कर दूं तो मेरी बात मान जाओगे? Yes, sir. हाँ सर, नहीं मान, तब भी नहीं मानोगे? मानेंगे सर। किसी भी जनरल पॉइंट की टोटल एनर्जी, मीन पोजीशन की टोटल एनर्जी अगर मैं बराबर प्रूव कर दूं तो मान लोगे कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, सिर्फ वो काइनेटिक से पोटेंशियल और पोटेंशियल से काइनेटिक में इंटर कन्वर्ट हो रही है। इज दैट एग्जैक्टली लाइक एसएचएम? Yes, sir. Yes. तो बस वही करने जा रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स है बेटा, इसलिए आराम से बैठ के सुनना। ठीक है, शुरू करूं? पहले तो मेरी बात समझ में आई, क्या बोला मैंने? Yes, sir. तो स्टैंडिंग वेव को स्टैंडिंग इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि उसमें दो नोड्स के बीच की एनर्जी फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, जबकि ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक क्या करती है? Very. ट्रैवल करती है। चलिए अब मेरी बात सुनिए, मुझे कौन सी एनर्जी को कांस्टेंट प्रूव करना है? Sum of potential and दो kinetic. नोड्स के बीच की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट प्रूव करनी है। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. जस्ट लुक हियर। एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे दो नोड्स के बीच की एनर्जी कांस्टेंट प्रूव करनी है तो मैं एक रस्सी ऐसी ले लेता हूं जो दोनों एंड पर बंधी है और जिसमें ये दोनों कंसेक्यूटिव नोड्स हैं। कंसेक्यूटिव नोड्स का मतलब आई होप आपको अब ये भाषा समझ में आ रही होगी कि मैं फर्स्ट हार्मोनिक की बात कर रहा हूं। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. फर्स्ट हार्मोनिक में ये दोनों पॉइंट कंसेक्यूटिव नोड्स होंगे। Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात बता, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इस रस्सी की एनर्जी हर पॉइंट पे क्या है? सेम है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो तुम मान लोगे कि दो नोड्स के बीच की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, आइए पहले अपन कहाँ निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी इसकी? मीन पोजीशन। चलो इधर देखो, इसकी इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन? 2a sin kx cos ओमेगा t। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलो इधर देखो, ध्यान सुनना। एट मीन पोजीशन बात करते हैं। कहाँ बात करते हैं बेटा? Mean position. एट मीन पोजीशन। प्लीज मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर मैं मीन पोजीशन दिखाऊं आपको, ये रही मीन पोजीशन साहब, ये रही मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन पे पहला सवाल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0. अगर मैं बात करूं किनेटिक एनर्जी की, तो किनेटिक एनर्जी हर पार्टिकल की सेम होगी कि अलग अलग होगी? सेम होगा। सेम होगी हर पार्टिकल की। अलग अलग रहेगा। एंटी नोड्स में मैक्सिमम रहेगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं दिखाता हूं, इधर देखो। यहां से बेटा एक x दूरी आओ और x दूरी पर आके ये एक छोटा सा पार्टिकल अज्यूम करो dx लेंथ का। अब मेरी बात सुनना, ये जो dx वाला पार्टिकल है ये अपनी मीन पोजीशन पर है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो बेटा इसके पास जो वेलोसिटी होगी क्या वो a ओमेगा होगी कि नहीं होगी? हाँ। अरे एसएचएम की मीन पोजीशन पे a ओमेगा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. लेकिन इस x पर जो एम्पलीट्यूड है वो तो ये है, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है कि अलग अलग एम्पलीट्यूड है हर x के लिए? अलग अलग। तुम देखो, जब इसका एम्पलीट्यूड अलग, इसका एम्पलीट्यूड अलग, इसका एम्पलीट्यूड अलग, तो सबकी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सेम कि सबकी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी डिफरेंट? अलग आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी जनरल एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी लिख के यहां से लेकर यहां तक क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। बोलिए, बात समझ में आती है कि नहीं? Yes, sir. तो प्लीज लुक हियर, बताइए इसका एम्पलीट्यूड क्या लिख सकता हूँ? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? इस 2a sin kx। 2a sin kx इसका एम्पलीट्यूड है, ये हमें पता है, इनटू क्या? ओमेगा। तो अब बताओ बेटा, ये जो पार्टिकल है dx जो तुमने सेलेक्ट किया है, मेरे ख्याल से ये समझने में तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर इसका जो मास होगा वो म्यू dx हो जाएगा। तो आइए काइनेटिक एनर्जी बताइए डी के, इस एलिमेंट की हाफ mv²। हाफ मास x इनटू वेलोसिटी कितनी है? 4a² sin²। 2a sin kx ओमेगा का द होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ पाते हो कि नहीं? Yes, sir.
ठीक है, अब इसको थोड़ा गुणा भाग करेंगे। जब स्क्वायर करोगे तो एक 2 बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, म्यू बाहर आ जाएगा। आपके पास इंटीग्रेशन बचेगा साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स, ये आपका डी के आ जाएगा। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. How will you calculate the total kinetic energy? For the total kinetic energy, you would say कि सर हाफ 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू, मैं इंटीग्रेशन करूंगा साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स का। और मेरे ख्याल से आप में से किसी को भी दिक्कत इस बात में नहीं होनी चाहिए कि इसको 1 माइनस कॉस 2 के एक्स बाई 2 लिख देंगे। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. जो बाई 2 है वो बाई 2 मैंने बाहर लिख दिया इनटू डी एक्स फ्रॉम 0 से लेकर एल तक, क्योंकि एक्स की लिमिट लगेगी 0 से लेकर एल तक। कोई समस्या? No, sir. तो जे वाला 2 और जे वाला 2 तो लड्डू हो गए। आओ नेक्स्ट स्लाइड पे देखें कितना आता है। काइनेटिक एनर्जी आ रही है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू। अंदर इंटीग्रेशन बताओ जरा मुझे। 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? X. cos 2 के एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? Sin 2kx upon 2k. 2k। शाबाश बच्चों शाबाश। 0 से लेकर कहां तक? L तक. नाइस, वेरी वेरी नाइस। हाँ जी साहब, पहले एल रख दीजिए। जब आप एल रख देंगे तो ये हो जाएगा एल माइनस साइन 2kl अपॉन 2k। एल रखने पे तो ये आएगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. और 0 रखने पे दिख रहा है 0 बन जाएगा सब कुछ। Yes, sir. अबे 0 रखने पे ये भी 0 और यहाँ रखोगे तो साइन 0 भी 0 ही होता है। सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मुझे ये बता दो व्हाट इज दिस साइन 2kl? साइन 2kl कितना है? 2 sin kl. चलो इधर देखो इधर देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। सर 0 है। 0. जस्ट लुक हियर, मुझे निकालना है साइन ऑफ 2kl। तो बेटा ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 के, बचपन में पढ़ा था 2 पाई बाय लैम्डा। Yes, sir. Times sigma by 2. और आपको कितने लोगों को समझ में आता है एल कैन बी रिप्लेस बाय लैम्डा बाय 2? Yes, sir. हाँ सर। आपने फंडामेंटल हार्मोनिक लिया है, पहला हार्मोनिक लिया है, तो पहले हार्मोनिक में जो भी इसकी लेंथ है वो किसके बराबर होगी? Lambda by 2. अभी पढ़ा था तो देखो बेटा, यहाँ से लेमडा कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया साइन 2 पाई। साइन 2 पाई कितना होता है? 0। यानी कि ये पूरी टर्म भी 0 हो गई। मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई मीन पोजीशन पे वो कितनी आई? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर Mu L. प्लीज इस बात को समझ जाना कि ये रस्सी का टोटल मास लिखा हुआ है। Yes, sir. अरे म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो ये मास हो गया कि नहीं? Yes, sir. मास ऑफ द रस्सा। कितनी आई काइनेटिक एनर्जी? Me square omega square. A square omega square. A square omega square, where m is the mass of the string between the two nodes. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. M is the mass of the string between the 2 nodes. Can you tell me what is the total mechanical energy at mean position? Total mechanical energy. Me square omega Kinetic square plus energy x. Kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy came out to be ma square omega square. Elastic potential energy is 0. That means total mechanical energy at mean position is Me square omega square. कितना घुसा भेजे में कि नहीं घुसा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर वो के क्या था? के क्या था? कौन सा के क्या था? ये वाला के? हाँ सर आपने इसको लिखा था ना। अरे 2 पाई बाय लैम्डा लिखते हैं ना, के को एंगुलर वेव नंबर है ये। हाँ सर। बोलो बच्चों, क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes. चलो, ये मैंने कहाँ पे निकाली है टोटल मैकेनिकल एनर्जी? Mean position. अब मुझे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहाँ निकालनी चाहिए? एक जनरल पॉइंट पे। और मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि जब मैं किसी जनरल पॉइंट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालूंगा तो वो किसके बराबर आएगी? Me square omega square. और अगर मैं ऐसा साबित कर दूंगा तो आप मेरी बात मान जाएंगे? Yes, sir. क्या आप मेरी बात मान जाएंगे? दो नोड्स के बीच में जो रस्सी है उसकी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर टोटल एनर्जी चेंज यानी कि वो एनर्जी वहीं पर फिक्स हो गई है। इसीलिए इस वेव का नाम क्या है? Standing wave. आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी आ रही होगी। कोई दिक्कत वाली बात? Nice. Nice, sir. साबित करें बेटा। और थोड़ी गंदी मैथमेटिक्स है, प्लीज अपना ध्यान और फोकस यहाँ रखिएगा। ये प्रूफ अगर आपको नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगा, ढूंढने की कोशिश मत करिएगा।
लेकिन ये पता होना चाहिए। टेक्स्ट बुक्स में जनरली ऐसा लिख दिया जाता है कि स्टैंडिंग वेव्स में एनर्जी दोनों के बीच में क्या हो गई है, कांस्टेंट, पर वो कैसे आ रही है वो समझना इंपॉर्टेंट है। लुक हियर, मान लो ऐसा मान लो कि ये कौन सी पोजीशन थी, बोलो मेन पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम, जनरल, नहीं ये जनरल नहीं है, ये कौन सी वाली पोजीशन है, व्हेन एक्सट्रीम। और ये कौन सी पोजीशन है जो व्हाइट से दिखाई है, जनरल। ये किसी भी जनरल टाइम पे बात हो रही है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। लुक हियर, y बराबर 2a sin kx cos ओमेगा टी। क्या आप एग्री कर रहे हो इस बात से? यस सर। चलो जैसा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा समझाना। यहां से मैं गया x दूरी पर और x दूरी पर जाके मैंने एक जनरल पार्टिकल काटा, ये वाला, कितनी लेंथ का, dx, जिसका मास हो जाएगा म्यू इंटू dx वाला पार्टिकल है, ये भी यहाँ पर है और इसके पास कुछ ना कुछ पार्टिकल वेलोसिटी vp होगी कि नहीं होगी? यस सर। बताओ इस dx वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? dk हाफ म्यू dx vp स्क्वायर, हाफ म्यू dx इंटू vp स्क्वायर। vp स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश। हाफ म्यू dx इंटू vp स्क्वायर। किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? नो सर। जस्ट फोकस हियर, सब कुछ मैंने ट्रैवलिंग वेव में सिखाया हुआ है तो आप समझ में आना चाहिए। इन प्लेस ऑफ vp कैन आई राइट del y by del t? यस सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं? टाइम के रिस्पेक्ट में। चलो बताओ क्या आएगा डिफरेंशिएट करके? 2a ओमेगा 2a into sin ओमेगा 2a sin kx cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin ओमेगा t इंटू और एक ओमेगा का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए साहब, हाफ म्यू dx -2 का स्क्वायर करके 4 बाहर आ जाएगा, a का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर kx बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर ओमेगा t बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नो नो सर। सर। और अगर मैं इस वाले dx को यहाँ से हटा के इसके साथ लिख दूं तो आप बुरा तो नहीं मानिएगा? नो सर। ये आई है डीके मतलब इस एलिमेंट की क्या काइनेटिक एनर्जी। क्या कोई समस्या है? नो सर। बहुत अच्छी बात है। आइए सर आगे देखिए। फिर से एक बार जनरल एलिमेंट के पास चलते हैं और जनरल एलिमेंट को अगर हम ऑब्जर्व करें और आपको पुराने ट्रैवलिंग वेव वाले लेक्चर्स याद हों तो जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं किसी भी जनरल इंस्टेंट की बात करूं ऐसे करके, तो मैंने जो अपना एलिमेंट लिया था वो यहां लिया था, एक्स पे जाके ये वाला dx माना था। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी थी? dx dx लेंथ यहाँ पर इलोंगेट होके कितनी हो चुकी है? dl। टेंशन की वजह से, याद आया? यस सर। यस सर। और इसी टेंशन का जो वर्क है उसी की वजह से इसके अंदर क्या स्टोर हुई है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यस। बोलो याद आया कि नहीं आया? यस सर। तो बेटा वो जो इलास्टिक पोटेंशियल थी वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? टेंशन का वर्क ही होता था। और मुझे यस सर। उम्मीद है कि आपको याद होगा वो वर्क हमने ऐसे लिखा था, T × dl - dx। यस सर। यस सर। क्या दोबारा समझाना पड़ेगा ये कैसे आया? नो सर। बहुत अच्छी बात। अब एक बात बताओ, शायद ये भी याद आ जाए। अगर ये याद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं दिखाऊंगा। क्या ये याद आया कि dl को हमने ऐसे लिखा था √/dx² + dy²? हाँ सर याद। कैसे आया सर? ये ऐसे आया साहब। ये दूरी कितनी है? व्हाट इज दिस दूरी? dx। और ये वाली दूरी कितनी है? dy। हो जाएगा √/dx² + dy²। आई होप अब याद आ गया होगा। आ गया याद? यस सर। बहुत अच्छी बात है। देखो वही राम कहानी करने जा रहा हूं मैं, मैथ्स लगानी और कुछ नहीं करना है। इसमें से dx कॉमन खींच लो। अगर मैं dx कॉमन खींच लूं तो ये बन जाएगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, इस पूरे का रूट -1। दिक्कत? नो सर। अगेन अगर मैं मान लूं कि मैं बहुत ज्यादा लंबे ऑसिलेशंस की बात नहीं कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल ऑसिलेशंस, तो इसका स्लोप हर जगह छोटा माना जा सकता है। यस सर। dy/dx को आप छोटा मान सकते हैं और इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। यस यस सर। यस सर। क्या हो जाएगा बायनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद? T dx
1 plus half dy by dx the whole square minus 1. हाफ dy by dx का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या ये 1 और 1 कट जाएगा? Yes sir. मेरे पास आ जाएगा t dx by 2 इंटू dy by dx का होल स्क्वायर। अब मुझे जल्दी से बताओ dy by dx कहाँ से लाऊं? तो डिफरेंशिएट कर आंसर इक्वेशन। मेरे पास वेव इक्वेशन है ना मौजूद यार। वेव इक्वेशन है कि नहीं है? यस सर। Yes sir 2. वेव इक्वेशन डिफरेंशिएट कर दूंगा ना x के रिस्पेक्ट में तो dy by dx आ जाएगा। यस सर। Yes sir. तो करो बेटा और करके यहाँ रखो, लिखो क्या आता है। du बराबर t dx by 2। बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, ध्यान से देखते रहना। dy by dx निकालो, बताओ क्या आएगा? 2ak cos 2ak cos kx into cos omega t whole cos square kx into cos omega t। सही बात है? Yes sir. होल स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, जब आप स्क्वायर करेंगे तो ऊपर एक 2 बचेगा, आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर। a स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा? k स्क्वायर। एक आ जाएगा t, एक हो जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा t और एक हो जाएगा cos स्क्वायर k इंटू dx। बोलो सही लग रहा है? Yes sir. जल्दी बताओ। यस sir. ये क्या निकल के आया है? du. पोटेंशियल एनर्जी डी। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और बताओ कि ये स्टेप तुम्हें समझ में आती है। यहां से बेटा मैंने ये वाले t को ऐसे करके हटाया प्यार मोहब्बत के साथ, और इस t की जगह मैंने म्यू इंटू वी स्क्वायर लिखा। बुरा मानोगे? No sir. पक्की बात है? Yes sir. ठीक है। फिर बेटा मैंने इस v स्क्वायर को उतने ही प्यार मोहब्बत के साथ हटाया और उस v स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर लिख दिया। अब बुरा मानोगे? No sir. और फिर मैंने उसी प्यार मोहब्बत के साथ के स्क्वायर और के स्क्वायर को उड़ा दिया। समझ आई? Yes sir. तो मेरे Yes. पास क्या बचा? 2a स्क्वायर ओमेगा इंटू कॉस स्क्वायर dx। बोलो भैया हाँ कि हाँ? हाँ sir. ये इस एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इससे पहले आपने इस एलिमेंट की क्या निकाल रखी है? अब बताइए इस एलिमेंट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे आएगी? डीई वो दोनों को ऐड कर के प्लस डी यू। लेट अस सी हमारे पास डीके में क्या था। डीके में क्या था साहब? डीके में अच्छा हमने यहाँ से इस 2 को काट के यहाँ पे 2 क्यों नहीं किया था? 2 कर देते हैं। कितना आ रहा है डीके में? 2 म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन। देखो मैं लिख रहा हूँ, तुम चेक करना कि यही है। 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू साइन स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स। सत्य वचन? यस सर। Yes sir. प्लस डी यू देखते हैं। डी यू आया है 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर के एक्स डी। सही बात है? Yes sir. यानी कि 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह क्या हो गया है? Cos square. बोलो भाई यहाँ तक बात समझ में आती है? यस Yes sir. अब बच्चों अगर तुम बुरा तो नहीं मानोगे कि यहाँ से मैं इसको ऐसे करके हटाऊं और यहाँ पर ऐसे करके ब्रैकेट लगा दूं? नो सर। No sir. अरे नहीं आया क्या समझ में? क्या किया मैंने? समझ में आया सर। कॉमन ले लिया 2 म्यू ए स्क्वायर को, एक स्टेप बचा ली मैंने। कोई दिक्कत? नो सर। No sir. अब पता ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये किसकी है? Small particle. ये इस एलिमेंट की है। पक्की बात है साहब? यस Yes sir. तो अगर मुझे पूरे रस्से का मैकेनिकल एनर्जी चाहिए तो इसे मुझे यहाँ से लिखकर यहाँ तक क्या करना पड़ेगा? Integrate. नाउ टेल मी, जरा सोच के बताइए कि इस फंक्शन में जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम को वेरिएबल मानेंगे कि टाइम को कांस्टेंट मानेंगे? Constant. कांस्टेंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने किसी इंस्टेंट पे जाकर एनर्जी लिखी है ना। Yes sir. हमने मतलब किसी इंस्टेंट पर, मतलब हमने इसका फोटो खींच दिया है कि जब ये रस्सी ऐसी दिख रही है तब हम निकाल रहे हैं। यानी कि यहाँ तो टाइम को फिक्स कर रखा है ना। नहीं यही बात समझ में? आई सर। तो अब जब बेटा मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालूंगा, सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये हो जाएगी 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अंदर वाली टर्म में पहली टर्म साइन स्क्वायर ओमेगा टी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to L प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx फ्रॉम 0 to L। क्या ये बात समझ में आया? Yes sir. यस।
Now tell me, what will be this integration? Please solve this for me. Sin square kx dx का इंटीग्रेशन 0 से L तक कितना आएगा? बोलो। सर x minus सर 2kx by 2k। अरे मैं करके दिखाऊं क्या अलग से यार? ये लो, साइन स्क्वायर kx dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? 0 से अभी तो करके दिखाया था तुम लोगों को यार। इसको तुमने क्या लिखा? 1 माइनस cos 2 अपॉन 2 इंटू dx, मानते हो? तो इसका इंटीग्रेशन देखो, 1/2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा x माइनस साइन 2kx अपॉन 2k फ्रॉम 0 to L। बोलो ये बात चमकी कि नहीं चमकी? अरे बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। नाउ टेल मी, जब मैंने इसमें L रख के दिखाया था तो अभी प्रूव किया था साइन 2k L 0 बन जाएगा? हाँ सर नहीं याद आ रहा है सर? समझा। हाँ सर याद है। तो बताओ क्या इंटीग्रेशन आएगा? L/2 L/2। तो अब बेटा ना सोच के बताना जरा, देखे कितना दिमाग है तुमने। ये कितना आएगा? L/2 क्यों L/2? क्यों cos स्क्वायर के x क्यों होगा? क्योंकि बेटा उसमें यहाँ माइनस की जगह प्लस बनेगा। बोलो समझे? तो ये भी प्लस बनेगा, लेकिन जब ये बनी 0 रहा है तो ये प्लस बने या माइनस बने उससे कोई फर्क है? नहीं। क्या ये डायरेक्टली मैंने क्या किया, ये समझ में आया? तो बताइए व्हाट इज दिस होल इंटीग्रल वैल्यू? क्या वैल्यू है इसकी? L/2 तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, मैं जादू दिखाने जा रहा हूँ तुम्हें। 2 म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या लिखा है? साइन स्क्वायर ओमेगा। ये क्या लिखा है? L/2 L/2। यहाँ पर ये पूरा क्या लिखा हुआ है? L/2। ये L/2 और L/2 भी कॉमन होके बाहर आ जाएगा। हाँ Yes. स्क्वायर और तो cos बचा one। वन हो गया। ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। समझ आई? हाँ Yes. सर वो कितना होता है बेटा? 1। अब यहाँ पे देख ध्यान से, क्या यहाँ पर इस वाले 2 से ये 2 कट गया? हाँ सर यस। ये म्यू इंटू एल क्या है? व्हाट इज म्यू इंटू एल? मास मास। तो ये भी किसके बराबर आ गया? स्क्वायर ओमेगा। क्या मैंने अपनी बात को मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है? हाँ मैंने आपको ये प्रूव करके दिखा दिया है कि आप दो नोड के बीच की क्या निकालिए? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। वो कभी भी चेंज नहीं होता है। क्या ये पूरा प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। हाँ सर एनी प्रॉब्लम? Yeah. इज्जत के साथ नोट करिए इसको पूरा ढंग से। कहाँ से छापेंगे? यहाँ से छापिए। तो मेडिकल को ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा। हाँ बेटा पूछो। मेडिकल वाले बच्चों आपको पूरा कॉपी नहीं करना, आपके लिए इतनी मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ इस रिजल्ट को याद रखेंगे कि स्टैंडिंग वेव में दो नोड्स के बीच की टोटल एनर्जी फिक्स होती है और वो m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर होती है। सिर्फ इतना याद रखेंगे। यू डोंट नीड टू गो इन सो मच ऑफ डेप्थ। हाँ बोलो बेटा, कुछ कहना? हमने एक एक करके बोलो। हाँ बोलो। तो हमने वहाँ पे बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया, तो ये रिजल्ट सिर्फ स्मॉल ऑसिलेशन के लिए वैलिड है। हाँ बेटा, तो पूरी ट्रैवलिंग वेव ही स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए वैलिड थी। याद नहीं है आपको? ओके सर। एसएचएम भी तो स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए होता है ना बच्चे? यस सर, एंड द ओनली रीजन हम स्मॉल लेते हैं क्योंकि हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। यस। ये पूरा प्रूफ लिखना ना लिखना आपकी चॉइस है, बट ये रिजल्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि दो नोड्स के बीच की टोटल एनर्जी क्या रहती है? फिक्स रहती है। इसीलिए इस वेव को नाम क्या दिया गया है? तो अब आपको समझ में आया इसका नाम स्टेशनरी। अगर मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ स्टेशनरी वेव, तो वो कौन सी चीज है जो स्टेशनरी हो गई है? एनर्जी। कहाँ पे स्टेशनरी हो गई वो? दो नोड के बीच। दो नोड के बीच में जितनी एनर्जी थी वो वहीं रुक गई। तो अब वो उसी रस्सी को पकड़ के बार बार क्या कर रही है? बेचारी हिला रही है, क्योंकि ना वो आगे जा सकती है ना वो पीछे। ये हो रहा है कुल मिला के स्टैंडिंग वेव के अंदर। ये हमने पूरी एनर्जी कैलकुलेट करी है, इसको अच्छे से तमीज से लिख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं? देखो सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक डाउट सर, जो एंड में हम लोगों ने टोटल मैकेनिकल एनर्जी में इंटीग्रेट किया है। हाँ किया है, ये किया है। कहाँ गया? हाँ ये रहा, बोलो।
जो टेंशन की वजह से जो स्ट्रिंग इलोंगेट हो जाएगा, तो हम लोग 0 से L उस टाइम लिमिट क्यों ले रहे, लाइक नया लिमिट रहेगा ना कुछ, क्योंकि बेटा निकाल तो पूरी रस्सी का रहे हो ना यार। एक्स का तुम लिमिट किसकी लगा रहे हो इस इंटीग्रेशन में? एक्स की। और एक्स तुमने इस पे चूज किया है कि इस पे चूज किया है? स्ट्रिंग पे से, स्ट्रेट स्ट्रिंग पे। तो स्ट्रेट स्ट्रिंग की लिमिट लगाओगे ना एक्स की? हाँ सर, समझा सर, थैंक यू। लिखो फटाफट। तो बस ये याद रखिएगा कि दो नोड के बीच की जो एनर्जी है, अच्छा एक बात बताओ, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन टू नोड्स इन अ स्टेशनरी वेव इज कांस्टेंट। इज इट कांस्टेंट? नहीं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट? नहीं। The kinetic energy and elastic potential energy are interconverting into each other. Yes. Yes. And their sum is Constant. Yes, sir. शाबाश, छाप लो। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? हाँ। सर आप QR कोड शेयर कर दीजिए ना। QR कोड शेयर कर दूं मैं? ये तो मैं शुरू में ही कह रहा था, फिर तुम बोले सर हमें लिखने दो साथ में। सर अभी लेक्चर खत्म हो ही गया था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। साइड हो जाऊं? अच्छा वो सॉरी। QR कोड क्यों नहीं आया इसका? कहाँ आया? अब तो नहीं आया सर, आ जाएगा मुझसे बट हाँ भाई QR कोड आ गया, जैसे चाहिए ले लो। सर आप एक बार शेयर करो ना इसका PDF, सर QR कोड से नहीं हो रहा ओपन। अरे किसी का ओपन हो रहा हो तो भाई वो ग्रुप में शेयर कर देना। सर मैं ग्रुप में नहीं, आप वापस लिंक भेज सकते हो। स्कैन कर लिया आपने QR कोड? यस सर बाकी सारी स्लाइड दिखाना ना एक एक करके। हाँ दिखा रहे हैं ना, पहले बताओ ये लिख लिया? ठीक, ये लिखो फिर। सर हाँ बोलो। ग्रुप का लिंक वापस भेज सकते हो क्या? ग्रुप का लिंक वापस मैं भेज सकता हूँ, कहाँ भेजूं बताओ? किसी ने भेजा है बेटा ऑलरेडी ग्रुप में? सर मैं दोनों ग्रुप में तो दोनों ही ग्रुप में नहीं हूँ तो बेटा फिर कैसे काम चलेगा? सर बोरीवली वाले ग्रुप में भेजो ना एक बार लिंक आपके ग्रुप। बेटा मैं बोरीवली वाले ग्रुप में नहीं हूँ, मेरे को या तो कोई बच्चा मैसेज कर दो, मैं उसे भेज सकता हूँ, तुम आपस में करते रहना जो करना है तुम्हें। सर तो आपका नंबर लिख दो, हम मैसेज करते हैं। कितनी बार लिखूं? हाँ सर नंबर है, मैं आपको व्हाट्सएप। इतना नंबर पुलिस को पता चल गया ना कि मैं दे रहा हूँ तो वो मुझ पे केस कर देंगे उठा के, और कुछ नहीं। ये ले, ये 8 है, 83, 84, 88, 84, 69, ठीक है? अरे कितना अच्छा नंबर है, 83, 84, 88, 84, 69। सर सिलेक्ट करके लिया है क्या आपने नंबर? मैंने सिलेक्ट करके नहीं लिया है बेटा, जो ऊपर वाले ने दिया मैंने प्रसाद समझ के ले लिया। सर हमने मैसेज किया, आप अभी भेज दो ना लिंक। हाँ अभी भेज रहा हूँ बेटा मैं, डोंट वरी। मैसेज किया है क्या तुमने? अब मैं किसी एक को भेज दूं कि सबको भेजना पड़ेगा मुझे? किसी एक को। सर आप इसके पिछले वाला स्लाइड दिखा सकते हो, वो PDF में लोड नहीं हो रहा है। इसके पिछले वाला ये लो। हाँ मैं किसी एक को भेज देता हूँ, डोंट वरी। पीछे नहीं करा। देखो मिल गया, मैंने भेज दिया बेटा। सर आप लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो क्या, एकदम लास्ट वाला? सर नेक्स्ट क्लास के लिए कोई होमवर्क है क्या? हाँ बेटा वो शाम को ग्रुप पे मिलेगा, बिल्कुल है होमवर्क। स्टेशनरी वेव्स का होमवर्क करना है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स का। मैंने भेज दिया लिंक। सर क्लास खत्म? हाँ बेटा आज का क्लास खत्म। ये नोट करना है तो कर लो, वरना QR कोड से लेना है तो QR कोड से ले लेना, ठीक है? सर आप 13 स्लाइड दिखा सकते हो क्या एक बार? बेटा मैं बिल्कुल लो, 13 स्लाइड ये लो। कहाँ है 13 में? तो कुछ है ही नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ये हाँ बोलो बेटा।
सर तो 12th नेक्स्ट वीक हमारी वेव्स पे TWT है सर, तो आप उसके लिए 1-2 असाइनमेंट और सेंड कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अब तक हमको मेडिकल की मॉड्यूल दी ही नहीं है। क्यों नहीं मिली है मेडिकल की मॉड्यूल? सर हमने पूछा उनको उनको, लेकिन 2-3 अब बार तक मिला ऑफिस में कंप्लेंट भी किया, पर अब तक दे नहीं रहे। तो बेटा ये बोलो कौन से सेंटर से हो आप? सर किसी सर भी कोई भी सेंटर सेंटर में नहीं दिया अभी तक। किसी भी सेंटर पे 11th में मेडिकल की मॉड्यूल ही नहीं दी है? नहीं सर। नहीं तो सर, सिर्फ वेव्स की नहीं दी है आपने सर। अपने तो हमारा सेंटर को प्रैक्टिस के लिए कुछ है नहीं सर। हमने उनको 2-3 बार बोला, वो बोल रहे हम बोलेंगे, पर अब तक आया नहीं है कुछ। ठीक है बेटा, डोंट वरी, लेट मी लुक इनटू इट। मैं आज बात करता हूँ। कौन से सेंटर से आप? सर दादर। ठीक है, ओके सर किसी पर भी एक्चुअली सेंटर को कोई नहीं भी मिला है। सेंटर पे नहीं आया है। हाँ ठीक है, डोंट वरी, मैं बात करता हूँ। ठीक है। और सर पर आप प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट 1-2 और सेंड कर सकते हो क्या वेव्स पे? ये अब हाँ तक बेटा, मैं जितना हमें भेजूंगा, दिया ये भी स्टेशनरी वेव का भेजूंगा ही, डोंट वरी। ट्रैवलिंग का मैंने भेजा था, ओके स्टेशनरी का एक और भेजा है, ठीक है ना? सर आप ट्रैवलिंग का तो भी एक वापस बार ट्रैवलिंग और स्टेशनरी दोनों का कंबाइन भेजोगे तो पूरा अभी तक सर जितना लाइक हुआ है नीड उसका। बेस्ड वाला अगर होगा तो आपके पास। हाँ सर वो। ठीक है बेटा, लेट मी लुक, आई विल सेंड यू, डोंट वरी। जितना आज और सर बताया वो मेडिकल लेवल का भेजोगे थोड़ा? हाँ बेटा, मेडिकल लेवल का ही भेजूंगा, परेशान मत हो। हाँ। मेडिकल लेवल कुछ नहीं Yes, होता sir. है, ठीक है ना? हाँ सर भाई। इस और सर वीक आपने जो हमको पिछली बार असाइनमेंट दिया था उसके हमको थोड़े डाउट्स थे। हाँ तो उसके लिए बेटा मैंने डाउट क्लास के लिए बोला था, बट अभी आपकी डाउट क्लास लगी नहीं है। अगर वो टाइम टेबल में स्केड्यूल करेंगे तो डाउट क्लास आपको मिलेगी। सर हमको टाइम टेबल मिल गया पर उन्हें लगाया नहीं है। बेटा प्लीज टॉक टू द सेंटर कोऑर्डिनेटर, उनको जाके बोलो कि हमको डाउट क्लास चाहिए। ओके सर, यस। ठीक है, और Thank you, बताओ, sir. और कुछ कहना चाहता है? सर इस वीक वेव्स का TWT है, सो कितना बाकी है? बेटा कितना बाकी नहीं है, वेव्स के TWT में जितना आपने पढ़ रखा है उतना नहीं आप सर, अच्छे से एक्चुअली हमारे सेंटर लेवल पे एक ऑफलाइन टेस्ट भी होता है, तो फिर हमें सेंटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना कितना ही हुआ है, एंड बाकी का हाँ बेटा, कंसेप्ट। मैं वही बता रहा हूँ ना, जितना आपने पढ़ा है स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स उतना ही आएगा। आप उनको अच्छा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सर ने हाँ यहाँ तक ही कराया है। समझ आई ओके बात? सर, यस सर, थैंक यू सर। ऑल राइट, चलो भाई, टाटा बाय बाय।